Okay, so let us try to understand what is the Wheatstone's network, or it is also called as the Wheatstone's bridge. Okay, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा? ठीक है, तो अभी देखो ठीक से, व्हाट इज Wheatstone's ब्रिज? सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, अगर हमने 4 रेजिस्टेंसेस लिए, इमेजिन करो हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3 एंड R4। ये 4 रेजिस्टेंसेस हमने इस तरह से कनेक्ट किए कि देखो ठीक से, सपोज ये एक ब्रांच है और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इसको हम बोल देंगे R1। ओके, इस तरफ एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया जिसको हम बोल के रखेंगे R2, चलेगा? देखो ठीक से, और तीसरा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, इसको हम बोल देंगे R3। ओके, R2 एक्चुअली यहाँ पे रहने वाला है, ये हमारा R3 रहेगा, ठीक है? और चौथा रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वो इस तरह से बनेगा, इसको हम बोल देंगे R4। ओके, so all these 4 resistances are connected in this way to form a network, or we can call it as a bridge। इसको हम ब्रिज बोलते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का ब्रिज हमने बना दिया 4 रेजिस्टेंसेस को मिला के, ठीक है? और अभी क्या है ना, इन सभी पॉइंट्स को हम नाम भी देके रखेंगे। सपोज ये पॉइंट जो है उसको हमने बोल दिया A। ओके, इस पॉइंट को बोल के रखा B, ठीक है? ये हमारा C होगा, और ये चौथा जो पॉइंट है उसको हम बोल देंगे D। ओके, अभी देखो ठीक से कि A और C, मतलब ये जो ऑपोजिट टर्मिनल्स है A और C, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमको बैटरी कनेक्ट करना है। तो ये देखो, ये लग गया बैटरी, ठीक है? ऑब्वियसली थ्रू सम की, so that we can switch on and switch off the circuit, and if we want we can use the rheostat also in order to control the current। ओके, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक rheostat भी यूज कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं। ये की है जिससे हम इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम देखो हमने क्या किया, A और C के बीच में हमने एक बैटरी लगा दिया। अभी हम क्या करने वाले, देखो ठीक से, कि B और D के बीच में, ये जो पॉइंट है B और D, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वानोमीटर लगा देंगे। देखो ठीक से, गैल्वानोमीटर जो कि B और D के बीच में जो करंट है उसको मेजर करेगा, whether the current is flowing from B to D or it is flowing from D to B reverse, that will be denoted by this galvanometer। ये गैल्वानोमीटर जो है वो करंट मेजर करने का डिवाइस है, याद रखो ठीक से। तो ये करंट मेजर करने के लिए, BD वाली ब्रांच के अंदर का करंट मेजर करने के लिए हमने ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया है। और यहाँ पे G जो जिसको हमने बोला है, तो G को हम बोल देंगे रेजिस्टेंस ऑफ दैट गैल्वानोमीटर, चलेगा? तो इस गैल्वानोमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है उसको हम बोल देंगे G, और उसके अंदर जो रीडिंग मिलता है उसको हम बोल देंगे IG, दैट इज द करंट इन दिस गैल्वानोमीटर। ओके, वी कैन कॉल इट एज IG, दैट इज द करंट इन दिस गैल्वानोमीटर। ओके, अभी इसमें देखो, ये जो IG है, ये IG कौन से डायरेक्शन में होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन वेदर पोटेंशियल ऑफ B is greater than potential of D or potential of D is greater than potential of B। If it happens that B is at higher potential, okay, अगर ये B high potential पे है और D जो है वो अगर low potential पे है, तो क्या होगा, the current will flow from high potential to low potential, that means it will flow in the downward direction here। But if it happens that the potential of D is going to be greater than the potential of B here, then it will happen that the current will flow from D to B reverse, that means it matters। तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि D का पोटेंशियल अगर ज्यादा है और B का पोटेंशियल अगर कम है, तो ऐसे हालत में जो करंट है वो उस तरफ, ऊपर तरफ फ्लो होगा, D से B की तरफ फ्लो होगा, ठीक है? बट what will happen if the potential of B is exactly equal to potential of D here? ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि
डी का और बी का पोटेंशियल सेम बनना, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब, और ये जो ऐसा जब होता है तो क्या होता है कि ये जो IG है, मतलब इस ब्रांच के अंदर, बीच वाले ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने जैसी कि whenever this potential at B and potential at D becomes exactly equal, these 2 points are just going to be the equipotential points, right? So since they are the points of equal potential, they are equipotential points, the current will neither flow from B to D nor it will flow from D to B actually. तो इसलिए यहाँ पे करंट जो है वो किधर से भी फ्लो नहीं होगा, डी से भी बी की तरफ या बी से डी की तरफ फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स दिस ब्रांच विल एक्चुअली बी यूजलेस। ये बीच वाला जो ब्रांच है वो कनेक्ट होके भी ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि वो कनेक्टेड ही नहीं है। एंड दिस एक्चुअली सिचुएशन is called as the balancing condition. When this happens, the Wheatstone's network is said to be balanced. तो इस Wheatstone's network को हम बैलेंस बोलते हैं सिर्फ तब जब ये B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के साथ बैलेंस हो जाता है और बीच वाले ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो होता है, मतलब ही IG इज इक्वल टू 0 बनता है। याद रखो ठीक से, IG का 0 बनना ये बैलेंसिंग कंडीशन है। बैलेंस होने के लिए, मतलब ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज का बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या जरूरी है, IG 0 बनना जरूरी है। और वो होता कब है, इट कैन बी प्रूव्ड दैट, ठीक है, ये हमको अभी प्रूव भी करना है एक्चुअली। क्या प्रूव करना है कि whenever this happens, the Wheatstone's network is balanced only when the resistances R1, R2, R3 and R4 are in proportion। मतलब R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। ये इसको ही बोलते हैं Wheatstone's network का balancing condition। This is called as the balancing condition and that is to be proved in this lecture here। So it's called as the balancing condition। Okay, how can we prove this? देखो ठीक से, balancing condition कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा हमको किरचॉफ्स लॉ यूज करना है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू यूज द किरचॉफ्स लॉ हियर। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मेन ब्रांच जो है उसके अंदर अगर मान लो I इतना करंट फ्लो होता है, ये मेन ब्रांच करंट है I इतना, ठीक है, इस तरफ फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। दिस करंट I विल जस्ट गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन ऑफ द पार्ट विल फ्लो थ्रू दिस R1 which will be denoted by I1, and here the second part will flow through towards this R3 which will be called as, sorry, ये R2 है, yeah, here it is going to be R2 actually। ठीक है, तो देखो ठीक से यहाँ पे कि ये R1, R2, R3 एंड R4 ये 4 रेजिस्टेंसेस जो है वो इस तरह से लगे हुए हैं। तो अभी इसमें देखो, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड होगा, तो इसमें सपोज इस तरफ करंट I1 इतना जाएगा और इस तरफ जो करंट जा रहा है उसको हम बोल देंगे सपोज I2 चलेगा। नीचे वाली जो ब्रांच में करंट जा रहा है उसको हम I2 बोलेंगे, ठीक है। बट ये जो IG जा रहा है यहाँ पे, तो ये IG इस I1 में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस I1 में से अगर IG चला गया तो बाकी इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं I1 माइनस IG, नो डाउट। चलो ठीक है, और फिर ये जो IG है ये सीधा जाके इस I2 के साथ मिल जाएगा इधर। तो I2 और IG ये दोनों मिलके इस ब्रांच के अंदर फ्लो होंगे, ये वाले ब्रांच के अंदर। तो इसलिए इस ब्रांच के अंदर कितना करंट जा रहा होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं I2 plus IG, because both of these currents just get add up together here in this branch and flow in this R4 here। ये R4 के अंदर वो फ्लो होते हैं और ये दोनों का जो एडिशन है जो कि I1 plus I2 बनता है, जो कि एक्चुअली I ही है,
क्योंकि I ही दो पार्ट्स में बटा हुआ है, I1 और I2, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, तो इसलिए जब I1 प्लस I2 बनेगा तो यहाँ पे फिर से I रिकवर हो जाएगा, and this I current will be flowing in this main branch of this circuit here. तो इस पूरे सर्किट के अंदर जो मेन करंट जो फ्लो हो रहा है वो तो I ही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक I इतना ही करंट फ्लो होता रहेगा बिल्कुल, लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाता है A पॉइंट पे वो डिवाइड हो जाएगा. The current I1 will be flowing in this first branch. तो ये देखो जैसे यहाँ पे ऊपर तरफ जो है I1 करंट जा रहा है और नीचे की तरफ I2 इतना करंट जा रहा है, और ये दोनों करंट्स का जो सम है वो I ही है, और यहाँ पे भी I1 माइनस IG और यहाँ पे I2 प्लस IG, ये दोनों मिक्स होके I1 प्लस I2 इतना करंट बनता है जो कि I के बराबर ही बनता है. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. ओके चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे. तो इसके ऊपर अगर किरचॉफ्स लॉ अगर यूज करते हैं तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन द लूप, कौन सा लूप हमको सिलेक्ट करना है? ये देखो यहाँ पे 3 लूप्स है एक्चुअली, तो उसमें से हम क्या करेंगे, देखो ये जो लूप है ये A B D A, ये वाला लूप हम सिलेक्ट करेंगे, चलेगा? सो लेट अस सिलेक्ट द लूप A B D A. ओके, सो सी हियर लूप A B D A. तो इस लूप के ऊपर अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसके अंदर करंट और रेजिस्टेंस इनका प्रोडक्ट कितना बन रहा है? I1 R1. But since we are moving along the current, which we can say that there will be a drop and hence it will be considered as negative. So minus of I1 R1. ये पहला कंडीशन हमको मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया. अच्छा, अभी सेकेंड टर्म के अंदर नोट करो, यहाँ पे देखो ठीक से, यहाँ से B से लेके D तक क्या हो रहा है, देखो ठीक से, B से D तक. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियरली कि IG is flowing through this resistance G here, and we are moving along the current once again, and that's why it will be negative. So minus of IG into G. Okay, and what happens in the third part here is, देखो ये थर्ड पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे D से A तक, तो इसमें हम अगेंस्ट करंट जा रहे हैं, करेक्ट है? And we have seen already that whenever we go against the current, what happens is the potential drop is taken as positive, and that's why we can say this will be plus. तो पॉजिटिव कितना आएगा वो? R3 into I2, करेक्ट? So we can say this will be I2 into R3, and that should be equal to 0. This gives us equation number 1. Okay, now we can construct an equation number 2 by using the Kirchhoff's voltage law once again, but on another loop. So let us try to use this KVL on another loop which is there in the diagram. See here, the loop is like this, B C D B. Okay, ये जो लूप है B C D B, ये वाले लूप के ऊपर हमको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है? तो इससे हमको ये मिलेगा, देखो B C D B. तो सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट हमको हमारा दिख रहा है, ये देखो B से लेके C तक क्या हो रहा है, देखो ठीक से, ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है? इट्स ड्रॉप, वी ऑलरेडी सीन. एंड हाउ मच इट इज? सो ड्रॉप होने की वजह से माइनस आएगा, और कितना हो रहा है ड्रॉप? R2 into I1 plus I1 minus IG, right? So we can call this as I1 minus IG into R2, correct है? ठीक है. What happens here in this C2D? check C2D केस में क्या हो रहा है, देखो ठीक से, तो हम देख सकते हैं आराम से कि we are moving against the current, right? Here we are moving against the current, and that's why the drop will be positive. And how much it will be? This I2 plus IG multiplied by R4. Just copy it here, I2 plus IG multiplied by R4. Okay, and finally is D2B. What is happening is we are moving against the current once again. देखो यहाँ पे करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट है? इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होगा कि करंट के अगेंस्ट जाने की वजह से यहाँ पे हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो है पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा? G मल्टीप्लाइड बाय IG, विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली प्लस
Ig into G. Okay, and this whole thing actually becomes equal to 0 according to the Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law, and this is going to be our equation number 2. Okay, but what happens when the Kirchhoff's when this Wheatstone's network is balanced? See here, when the Wheatstone's network is supposed to be balanced, it happens that Ig becomes equal to 0. ये कंडीशन हमको अच्छी तरह से याद रखना है, Ig must be equal to 0. तो अगर हम ये Wheatstone's network को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है ना, in the when the network is balanced, तो जब ये नेटवर्क बैलेंस्ड होगा, Ig will actually be equal to 0, right? तो Ig 0 होगा. तो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ठीक से. देन इक्वेशन 1 एंड 2 विल बिकम, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बनेंगे? तो देखो, सबसे पहला हमको Ig को 0 करना है ना, तो कौन से टर्म के अंदर Ig दिख रहा है? देखो ये टर्म के अंदर एक तो Ig हमको दिख रहा है, फिर यहाँ पे Ig है, यहाँ पे Ig है, और यहाँ पे Ig है. करेक्ट है? तो ये सारे टर्म्स जो है जिनके अंदर Ig है वो गायब हो जाएंगे क्योंकि Ig is going to be 0. करेक्ट है? So if we put Ig equal to 0 here, then we can get this equation 1 and 2 modified as follows. So equation 1 will get modified as minus I1 R1 plus minus 0 plus I2 R3 equal to 0. Means we can write it as, देखो ठीक से, अभी ये जो इक्वेशन है ये हम लिख सकते हैं आराम से. तो ये माइनस I1 R1 जो है वो अगर उस तरफ ले लिया तो I1 R1 प्लस I1 R1 हो जाएगा, और उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, I1 R1 is going to be exactly equal to I2 R3. Let us give this equation number A. Okay, इसको हम A इक्वेशन बोल के रखेंगे. चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन नंबर दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए ट्राई करेंगे. Let us try that. So second equation, how did second equation get modified? So see, just focus on this second equation. This Ig becomes 0, Ig becomes 0, and here Ig also becomes 0. तो जो Ig है उसको अगर हम 0 डाल देंगे तो यहाँ पे Ig को 0 डालने से क्या होगा, माइनस I1 R2 ये मिल जाएगा, और ये टर्म में से ये Ig तो चला गया, बाकी I2 plus 0 becomes I2 only, and plus I2 into R4 only will be left as it is, and plus 0 becomes equal to 0. So that we can just solve this further and simplify it as, तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे आगे तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से. देखो ये माइनस I1 R2 जो है वो अगर उस तरफ डाल दिया तो वो I1 R2 प्लस I1 R2 हो जाएगा, और इसकी वजह से इसको हम लिख सकेंगे I1 R2 which is going to be equal to I1 R2 is equal to I2 R4, which can be written as equation number B. Okay, and then we can just take the ratio of these two equations. Okay, ये दोनों equations जो है A और B, इन दोनों का अगर हमने रेशियो ले लिया तो क्या होगा? So you can say taking the ratio of A and B. Equation A and equation B. Okay, so what happens here is, so I1 R1 upon I1 R2. okay, ये बन गया LHS. अभी RHS में देखो ठीक से, तो I2 R3 upon I2 R4, and here I1 just gets cancelled, I2 gets cancelled, and what we are left with is simply R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, which is balancing condition.
Okay, this is going to be the balancing condition of Wheatstone's network which have been proved here. Okay, so देखो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया बैलेंसिंग कंडीशन. We can also prove it using another method. एक दूसरा टेक्निक भी है. We can prove it simply by Ohm's law. देखो ठीक से सिंपली ओम्स लॉ यूज करके भी हम प्रूव कर सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन. देखो कैसे. अच्छा, इसका अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट. So let us see the another technique by using Ohm's law. So देखो अभी ठीक है, क्या करना है हमको. ये देखो, ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि VB इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू VD. ओके, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर VB इक्वल टू VD है तो VA में से अगर उसको माइनस करेंगे, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो सेम ही आंसर मिलना चाहिए. ये देखो VB इज इक्वल टू VD, तो इसका मतलब माइनस VB और माइनस VD इन दोनों को भी इक्वल बनना पड़ेगा. और इस तरफ इसका मतलब ये होगा कि VA में से अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, VA माइनस VB एंड VA माइनस VD, ये दोनों भी तो बराबर बनेंगे. बट अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज दिस VA माइनस VB हियर? जस्ट चेक. इफ यू सी केयरफुली, देन VA मतलब क्या? पोटेंशियल एट A, एंड VB मतलब पोटेंशियल एट B, एंड VA माइनस VB स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. करेक्ट है. तो इन दोनों के बीच में का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको अगर हम VAB बोलते हैं या VA माइनस VB बोलते हैं, तो व्हाट इज दिस VA माइनस VB इज गोइंग टू बी इक्वल टू बाय ओम्स लॉ equal to the product of current and resistance. Simply resistance is I1, R1 and current is I1. So we can say that simplified as VB minus VA minus VB will actually be equal to I1 R1. Okay, and that is equal to, again here, VA minus VD. What is this VA minus VD? See here, it is the VA is the potential at A and VD is the potential at D, and VA minus VD stands for the potential difference between this VA and VD. करेक्ट है. इन दोनों के बीच में का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमको मिलने वाला है, और वो कितना रहेगा एक्चुअली? इट विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ I2 एंड R3 सिंपली. सो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा I2 इंटू R3. देखो ठीक से, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, और वी कैन से A. ठीक है, अभी देखो ये बात फिर से हम वही बात यूज करेंगे. VB is going to be equal to VD. Okay, but if we subtract VC from both sides, तो दोनों तरफ से अगर हमने VC सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? देखो से, हाँ, तो VB माइनस VC going to be equal to VD माइनस VC. अभी चेक करो यहाँ पे, VB माइनस VC मतलब क्या? तो VB किधर है? ये B का पोटेंशियल, और VC मतलब C का पोटेंशियल. VB minus VC stands for the potential difference between B and C here, which is going to be, according to the Ohm's law, equal to the product of R2 and current through that. So अभी देखो इसमें अगर बैलेंसिंग कंडीशन हमारा क्या है कि IG is going to be 0, right? Since IG is going to be 0, that means nothing is divided here. तो I1 जो इस सर्किट के अंदर जा रहा था, ये R1 के अंदर जो I1 जा रहा था, वो एज इट इज इधर पास होगा. तो इसलिए इस ब्रांच के अंदर भी कौन सा करंट जा रहा होगा? अगर IG 0 हो तो इस ब्रांच के अंदर भी सिर्फ I1 ही जा रहा होगा. बिल्कुल. और अगर IG 0 है तो फिर से एक बार हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर IG 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे I2 जो करंट इधर जा रहा है वो एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? It will as it is pass through this R4 also, and that's why nothing will get add up here. IG तो 0 है, यहाँ पे IG है ही नहीं, तो इसलिए फिर यहाँ पे जो भी करंट इधर जा रहा है वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा. और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्थ वाला रेजिस्टेंस है R4 जो है, उसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा? सिंपली I2 इतना ही करंट जा रहा होगा. अगर IG 0 है तो उसको बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं ना. तो इसलिए फिर यहाँ पे VB माइनस VC क्या बनेगा? The potential drop across this B and C here, which is equal to, according to the Ohm's law, R2 into I1 simply, right? So इसको हम लिख सकते हैं I2 into
सॉरी, हाँ, R2 इंटू I1, तो मतलब ये I1 इंटू R2 ये बन गया। और उस तरफ VD माइनस VC का मतलब क्या हुआ, ये देखो इधर, VD माइनस VC का मतलब हो गया the potential drop across this resistor, which is going to be equal to I2 into R4. That's it. So that we can get it as, so it is I2 into R4, which can be used as equation number B. Okay, and then we can just be able to find out the ratio of these two equations A and B. So अगर हम ये दोनों equations का अगर रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो, A डिवाइडेड बाय B gives, अगर A को B से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा फिर से एक बार I1 R1 अपॉन I2 सॉरी I1 R2, ओके, इज इक्वल टू I2 R3 upon I2 R4. So that I2 cancel, I1 cancel, and we are left with R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, which is going to be the Wheatstone's net balancing condition, which is to be proved here. So this Wheatstone's network is balanced only when no current is flowing through the middle branch. तो ये जो मिडिल ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तभी ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क जो है वो बैलेंस्ड है, ऐसे कहा जाता है। और जब भी ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस होता है तो उससे भी आगे जाके ये हम बोल सकते हैं कि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर देयर इन प्रोपोर्शन। ये चारों रेजिस्टेंसेस जो है वो प्रोपोर्शन में हुआ करते हैं, मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं। इसी को बैलेंसिंग कंडीशन कहा जाता है, याद रखिए से। दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ Wheatstone's नेटवर्क। वी कैन आल्सो either यूज दिस मेथड और दिस अनदर मेथड, नो प्रॉब्लम। ये दो अलग अलग मेथड्स है जिनसे एक ही बात हम प्रूव कर रहे हैं कि Wheatstone's network is balanced only when all the resistances are in proportion. Okay, now let us move to the further next topic, that is about the meter bridge. See here, meter bridge. What is meter bridge? Meter bridge is a special type of Wheatstone's network only. See here, it consists of two L-shaped conductors, copper conductors like this. ये suppose एक L shape का copper conductor है और यहाँ पे दूसरा L shape का copper conductor है, और अभी इन दोनों के बीच में जो है ना, ये दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक लंबा वायर जो है वो हम कनेक्ट करके रखते हैं। जस्ट वेट, देखो, ये सपोज एक कॉपर का बना हुआ कंडक्टर है, और यहाँ पे एक दूसरा कॉपर का बना हुआ कंडक्टर इस तरह से है, दोनों एल शेप के रहते हैं। और ये दोनों जो कंडक्टर्स है कॉपर के बने हुए, वो एक वुडन बेंच पे फिट किए जाते हैं। तो सपोज एक रेक्टेंगुलर वुडन बेंच है, उसके ऊपर इसको हमने फिट किया है। और अभी देखो इस इन दोनों के बीच में, मतलब ये कॉपर कंडक्टर्स के बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में एक वायर कॉपर का सॉरी नाइक्रोम का जो वायर है वो सीधा इस तरफ कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से। देखो ये हमने एक वायर इसमें लगा दिया, ठीक है। और अभी और एक कॉपर का जो कंडक्टर है वो उसी वुडन फ्रेम के ऊपर फिट किया जाता है, जो कि यहाँ पे बीच में रखा जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये हो गया कॉपर, तीसरा कॉपर फ्रेम या कॉपर का कंडक्टर, जो कि यहाँ पे बीच में हमने उसको रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देंगे ए, चलेगा। ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं बी, और ये पॉइंट हमारा हो गया सी। और ये ए और सी जो है इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया जाता है, मतलब एक सेल कनेक्ट किया जाता है। ये देखो इस तरह से, ये हो गया सेल, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल हमने की के थ्रू कनेक्ट कर दिया सी के साथ। ये की है जिससे हम स्विच को स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं सर्किट को।
और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस भी हम कनेक्ट करके रखेंगे, ताकि रेओस्टेट कनेक्ट करके रखेंगे एक्चुअली, जिसको यूज करके हम करंट कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये हो गया रेओस्टेट। दिस रेओस्टेट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट ओनली। ठीक है, तो अब देखो ठीक से यहाँ पे, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट गैप। ओके, ये इसको याद रखो ठीक से, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट गैप ऑफ दिस मीटर ब्रिज। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, इसको हम बोलेंगे राइट गैप। ठीक है, तो ये जैसे ही दोनों गैप हमको मिल गए, अभी इन दोनों गैप्स के अंदर हमको क्या करना है, रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करने हैं। सपोज जो भी अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, तो वो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये देखो, इस लेफ्ट गैप के अंदर हमको अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। ये सपोज एक अननोन रेजिस्टेंस है, जिसको हम x से डिनोट कर देंगे, चलेगा। और जो नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसका वो जो है वो यहाँ पे राइट गैप में कनेक्ट किया जाता है, उसको हम डिनोट करेंगे r से। r मतलब क्या है यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी अ नॉन रेजिस्टेंस, एंड x मतलब क्या है यहाँ पे, इट्स द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन, वी डोंट नो हाउ मच इट इज, राइट। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट दिस बी पॉइंट, ये बी पॉइंट जो है, इस बी पॉइंट से और एक वायर बीच में से निकाला जाता है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है। याद रखो ठीक से, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर होगा, और ये गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड पॉइंट है, वो कनेक्ट होगा इस एक जॉकी के साथ। जॉकी मतलब एक छोटा पॉइंटर होता है, कंडक्टिंग निप होता है, ठीक है ना, जो किधर भी कनेक्ट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज अ जॉकी। ठीक है, विच कैन बी कनेक्टेड टू एनी पॉइंट हियर ऑन द वायर। तो इस वायर के ऊपर किधर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको उठा के। तो इस तरह से ये जो जॉकी है, तो जॉकी का काम क्या है कि जस्ट मेक अ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ओके, so just we'll try to make it more simple. ओके, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बी, इसमें से एक गैल्वेनोमीटर निकलता है, और उस गैल्वेनोमीटर का जो एक एंड पॉइंट है वो तो चलो बी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा जो एंड पॉइंट है वो जॉकी के साथ कनेक्टेड है, जो कि हम किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस सर्किट के ऊपर। ठीक है, ओके, अभी देखो, जैसे हम ये जॉकी कनेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट को भी कनेक्ट करेंगे ना, तो वो पॉइंट को हम डी बोल सकते हैं। देखो, और अभी एक सरप्राइज बात देखो यहाँ पे ठीक से, कि ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट एग्जैक्टली सेम ही है हमारे व्हीटस्टोन्स नेटवर्क के जैसा। देखो, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क के अंदर हमने क्या देखा था, देखो ये ए पॉइंट जो है, वो ए पॉइंट इस तरह से था यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, बराबर। और उसके बाद एक पॉइंट बी हमने लिखा था, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को हमने R1 बोला था, और बी और सी के बीच में एक दूसरा रेजिस्टेंस बताया था, जिसको R2 बताया था, और इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया था, याद है। और यहाँ से और एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था, जो कि देखो यहाँ पे ये R3 इसको हमने बोल दिया था, और ये पॉइंट को हमने एक्चुअली डी बोल के रखा था, और यहाँ से और एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते थे, सीधा वो जाके सी पॉइंट पे मिलता था, बराबर है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है, ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में और इस व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। क्योंकि देखो, ए और सी के बीच में हमको क्या लगाना होता है, बैटरी। ये देखो, बैटरी लग गया ए और सी के बीच में, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे लग गया बैटरी। और बी और डी के बीच में हमको क्या कनेक्ट करना होता है, गैल्वेनोमीटर, जैसे कि बताया था, ये हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया और बी और डी के बीच में। और ये भी हमने देखा था कि Ig becomes zero only when all these resistances are in proportion. ओके, तो ये चारों रेजिस्टेंसेस जब प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो तभी हम ये बोल सकते हैं कि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन क्या है यहाँ पे, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. This is called as the balancing condition of this Wheatstone's network, and which happens only when Ig becomes zero.
no current flows through this middle branch in the galvanometer. ओके, अभी हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे उसको देखो ठीक से। ये जो x है, तो ये x यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है, और ये R मतलब यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है। और इस वायर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ही ये हमने जॉकी कनेक्ट किया, तो ये वायर ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये पॉइंट जहाँ पे वो जॉकी कनेक्ट किया, तो वो पॉइंट एक्चुअली D बन गया। उसको हम D ऐसा नाम दे सकते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे ये वायर कनेक्ट हो गया। ये पॉइंट हमारा D बन गया, क्योंकि देखो ये A जो है, A इज द पॉइंट विच इज दिस होल कंडक्टर। ये जो मेटालिक कंडक्टर का जो पूरा फ्रेम है, एल शेप का जो फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम मतलब क्या है यहाँ पे, इट्स द पॉइंट ए हियर। ये देखो, ये पूरा मतलब पॉइंट ए है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो पॉइंट है ये सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा है वो पॉइंट बी है। तो अभी ये जो है, ये पूरा जो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है, तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस हियर। देखो क्यों, क्योंकि A और B के बीच में क्या है बताओ, R1। तो यहाँ पे A कौन है, ये देखो इधर ये A है, और B कौन है, ये देखो ये B है। तो A और B के बीच में क्या है, ये X। ये X एक्चुअली R1 का काम कर रहा है, समझ में आया ठीक से। इट्स गोइंग टू बी R1, इट इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ R1। ओके, और B और C के बीच में कौन है, देखो इधर ये R2 नॉर्मली होता है। अभी यहाँ पे देखो ये B है और ये C है, तो B और C के बीच में कौन से रजिस्टर है, R है, जो यहाँ पे एक्चुअली R2 का काम कर रहा है, नो डाउट। और तीसरी बात हम देख सकते हैं कि A और D के बीच में क्या है, A और D के बीच में ये देखो यहाँ पे इट इज R3, करेक्ट है, R3। तो यहाँ पे R3 का रोल कौन प्ले कर रहा है, A और D के बीच में। मतलब इस वायर का जो इतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे R3। अगर इस वायर का लेंथ जो है, वो अगर हम इस समय इस टफ का जो लेंथ है उसको अगर हमने Lx मान के रखा, Lx, ठीक है। तो और सिग्मा मतलब इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर बोल के रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लेंथ इस इतने पूरे Lx इतने लेंथ का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, सिग्मा इंटू Lx, ठीक है। और ये D और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली यहाँ पे R4 का काम कर रहा है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है, तो इसलिए यहाँ पे R4 कौन है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ऑफ लेंथ R LR हियर। ये जो बचा हुआ जो लेंथ है उसको अगर हमने LR बोल दिया, तो इस LR लेंथ का जो रेजिस्टेंस है, तो वो यहाँ पे R4 का काम कर रहा है। अगर फिर से इसका वायर तो वही है, तो वायर का जो सिग्मा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम ही रहेगा। तो इस पूरे पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बनेगा एक्चुअली, सिग्मा इंटू LR, इतना बनेगा इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस, जिसको हम R4 बोलने वाले हैं। और अभी क्या हम करेंगे, देखो कि ये ऐसा पॉइंट हम ढूंढ के निकालेंगे। यहाँ पे बी के ऊपर हमने जॉकी कनेक्ट किया हुआ है, ये गैलोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और वो गैलोमीटर जो है वो ये जॉकी के साथ कनेक्टेड है। तो जॉकी जो है वो हम अलग अलग पॉइंट्स को टच करेंगे, कभी यहाँ पे करेंगे, कभी यहाँ पे करेंगे, कभी यहाँ पे करेंगे, और ऐसा एक पॉइंट हम ढूंढ के निकालेंगे जब ये गैलोमीटर में से जीरो करंट फ्लो होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हमने ये जॉकी जो है वो सीधा जाके अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो जरूर इस गैलोमीटर के अंदर करंट फ्लो होगा, बिल्कुल। बट इवन ये जॉकी जो है वो अगर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तभी भी जरूर करंट फ्लो होगा, बिल्कुल। लेकिन ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा बीच में जहाँ पे कनेक्ट करने से इस गैलोमीटर के अंदर बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा। और जब भी ऐसा होता है तो उस समय ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क जो है वो बैलेंस्ड कहा जाएगा। और जब भी ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस होगा, तो उस केस में हम ये बोल सकेंगे कि उसका जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और when we will find that Ig is going to be equal to 0, the balancing condition will give that x upon r, मतलब r1 upon r2 equal to r3 upon r4 है कि नहीं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन क्या मिलेगा, x upon r, and that will be actually equal to the resistance of this part of the wire divided by the resistance of this remaining part of the wire, which is going to be actually sigma into Lx upon sigma into Lr, where once again sigma can get cancelled, and what we are left with simply is x upon r is going to be actually equal to Lx upon Lr, and hence we can get that x is equal to Lx upon Lr
into R, where LR एक्चुअली, अभी देखो यहाँ पे ये पूरा जो लेंथ है ना, ये पूरे वायर का जो लेंथ है वो एक्चुअली 100 सेंटीमीटर हुआ करता है। याद रखो ये बात ठीक से, इट्स पर्पसली डन। तो ए से लेके सी तक का जो पूरा वायर है, ये पूरे वायर का लेंथ कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसमें से अगर हमने LX भी अगर ढूंढ लिया, तो LR ढूंढने के लिए हमको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिंपली 100 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो ये फॉर्मूला जो है वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX इंटू R। तो देखो ये जो है x इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX इंटू R, this is going to be the formula for finding this unknown resistance. If we know this resistance R, then we can find out this unknown resistance in the left gap. तो मतलब अगर हमको राइट गैप के अंदर का रेजिस्टेंस अगर पता है, तो हम तुरंत लेफ्ट गैप के अंदर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं just by finding this null point. Null point मतलब the point where the jockey has to be connected so that no current flows through this galvanometer. It is called as a null point. And whenever we find out that null point, we can just measure the distance of that null point from left side and subtract it from 100 so as to get the distance from right side, and just take the ratio of those two distances and multiply that ratio by R so as to get the unknown resistance in this left gap here. So this is the use of this meter bridge to find the unknown resistance. Okay, so that's all about the meter bridge. तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो फटाफट। Okay, so just let us stop here. Okay, any doubt? Okay, so let us end this lecture here. Thank you, bye bye.